beta. So let's start. Yes, anyone who has idea about cash flow statement, why is it prepared and what is the purpose of cash flow statement? Sir, no idea. Okay, great. So let's start why, what is cash flow statement and what is the purpose of creating? Yes, beta Savera. सर प्राइमरी जो इसका पर्पस है वो यही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट कैश पेमेंट्स और कैश रिसिप्ट्स हो गई. ठीक है, वेरी गुड. ओके, सो दैट्स गुड के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू सी द कैश एक्टिविटीज ऑफ आवर बिजनेस. ठीक है, अब देखें कि बिजनेस में हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट और फिर बनाते हैं हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं और लास्ट में हम कैश फ्लो बनाते हैं. अब कैश फ्लो बनाने का जो मकसद है वो ये होता है कि हम, क्योंकि हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट में काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो कैश वाली भी होती हैं और एक्रूअल वाली भी होती हैं. ठीक है, सो यू नो अबाउट एक्रूअल. अक्रूअल क्या होता है? ठीक है, अक्रूअल का मकसद होता है कि all those payments or all those revenues which have not been received or which have not been paid so far. ठीक है, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में वो सारी चीजें होती हैं और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में जस्ट वो चीजें जो कैश से रिलेटेड होती हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट में लगाते हैं. ठीक है, अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें मैंने ऊपर से आउटलुक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसमें दो स्टेटमेंट हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे नेट इनकम स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकाउंटिंग, और कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाइनेंस. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि नेट इनकम स्टेटमेंट इज prepared by the accountants and used by accountants. ओके, और जो नेट इनकम स्टेटमेंट है वो बनाते हैं हम, ये मैंडेटरी होता है. ठीक है, ये मैंडेटरी होता है. और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर्स यूज करते हैं. अकाउंटेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज नहीं करते. ये बना सकते हैं, अकाउंटेंट बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, मगर यूज नहीं करते. और जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में से कैश जो है वो कितनी जो है आउटफ्लो हुई है और कितनी इनफ्लो हुई है. ठीक है, क्योंकि जो नेट इनकम स्टेटमेंट है वो इट इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ आवर कैश पोजीशन. नेट इनकम स्टेटमेंट जो है वो ट्रू पिक्चर ऑफ कैश पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो एक्रूअल बेसिस पे लिखी जाती हैं. जैसे आप यहाँ देखें कि जो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है नेट इनकम स्टेटमेंट में कि कैश सेल्स प्लस अक्रूड सेल्स कंबाइंड, तो भाई इसमें कैश सेल्स भी हैं और इसमें जो है वो क्रेडिट सेल्स भी हैं. तो ये चीजें जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं. और ये क्योंकि देखिए एक्रूड मतलब वो चीज, एक्रूड सेल्स मतलब वो सेल्स जो हमने अभी तक जो है वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं की. कस्टमर हमसे कोई चीज लेके गया है मगर उसने पेमेंट नहीं की, मतलब रिसीवेबल्स. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये एक्रूअल वाली जो सारी चीजें हैं वो नेट इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखते जो कि एक्रूअल से रिलेटेड हो. सारी की सारी चीजें कैश से रिलेटेड होंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में. ओके, तो अब आप देखें कि उसके बाद जो है नेट इनकम स्टेटमेंट में आप देखें कि लिखा हुआ है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैश एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस. अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है और कैश एक्सपेंसेस भी हैं और उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं.
ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने अभी तक पे नहीं की। जैसे आप सपोज करें कि जो कोई बिजनेस ओनर है तो वो उसने कुछ लेबर को रखा हुआ है अपने बिजनेस में, तो उसने अभी तक जो है वो 2 महीने की सैलरीज नहीं दी, ठीक है। तो उन सैलरीज को हम कहेंगे एक्रूड एक्सपेंसेस। मतलब ये जो एक्रूड सैलरीज होती हैं ये पहले जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। जब हम उनको पे करते हैं तो ये एक्रूड एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो इस चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैश एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो कंबाइंड हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि नेट इनकम स्टेटमेंट में हम हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज बेसिकली ए नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। कंपनी उसको रिकॉर्ड तो करती है नेट इनकम स्टेटमेंट में, मगर वो किसी को पे नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है वो आप देखेंगे कि वो हम जो है वो उसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम जाएंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कैश है। ओके। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो नेट इनकम बिफोर टैक्स है NIBT वो है $120, ठीक है। तो टैक्स अगर हम पे करते हैं एट द रेट ऑफ 35%, तो हमारे पास 35% ऑफ 120 होता है $42। और उसके बाद जो नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है वो है $78, ठीक है। तो यहाँ देखें कि ये जो $78 है दिस इज नॉट द प्योर प्रॉफिट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये कहें कि दिस इज नॉट द प्रॉफिट अर्न्ड सोलली बेस्ड ऑन कैश, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है जो हमने कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैश एज वेल एज एक्रूअल अकाउंटिंग। दोनों चीजों में जो है वो हमने ये नेट इनकम कैलकुलेट किया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो सारी चीजें हैं नेट इनकम जो है, नेट इनकम में से ये जो नेट इनकम वाला अमाउंट है $78 वाला, ये अमाउंट हम लेके जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप जो है, द फर्स्ट स्टेप इज टू पुट नेट इनकम इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसमें से जितनी भी नॉन कैश चीजें हैं वो निकाल दें। $78 में से जितनी भी नॉन कैश चीजें हैं वो आप निकाल दें, जितनी भी कैश वाली चीजें हैं वो सारी की सारी आप एडअप कर दें, ठीक है। तो यहाँ देखें कि कैश सेल्स जो हैं वो अक्रूड सेल्स कंबाइंड जो थे वो 200 थे नेट इनकम स्टेटमेंट में, मगर यहाँ कैश सेल्स नो अक्रूड, मतलब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास कैश सेल्स नो अक्रूड सेल्स लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि भाई यहाँ $190 सिर्फ वो सेल्स हैं जो कैश के बेसिस पे हैं। सो इज इट क्लियर बेटा? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If you have got any question in the middle of the lecture, you may raise your hand. Okay. Okay, sir. यहाँ देखें कि ये जो चीज है ये $190 जो है ये जस्ट $190 कैश सेल्स के बेसिस पे होते हैं। उसके बाद अगर आप लेस करेंगे कैश एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस, यहाँ देखें ये लिखा हुआ था एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखा हुआ था, और उसके अलावा आपके जो है वो कैश एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है, एक्रूड एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि भाई कैश एक्सपेंसेस जो हैं और उसके अलावा अगर एक्रूड एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट की है तो वो $80 बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये $70 यहाँ थे और यहाँ $80 कैसे हो गए? भाई यहाँ जो हमने रिकॉर्ड किया था ये टोटल कैश और एक्रूड रिकॉर्ड किया था, मगर जब हमने कैश फ्लो बनाया तभी कुछ पेमेंट्स हमने की थी एक्रूड एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपेंसेस जो कैश के बेसिस पे हमने की
और कुछ और एक्सपेंसेस जो हमारे रिमेनिंग थे, जैसे सैलरीज रिमेनिंग थे, वो हमने पेमेंट कर ली, तो वो उससे मिला के फिर $80 बन गए। तो ये 190 में से $80 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट, देखें ये $190 है, $80 है, उसके बाद लेस करेंगे टैक्सेस पेड इन द इनकम स्टेटमेंट, ये वाली चीज जो है $42, ये टैक्सेस पेड इन द इनकम स्टेटमेंट ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बनेगा वो $68 बनेगा। अब यहाँ देखें कि नेट इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, $78, और यहाँ हमें यहाँ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, $68 मिल रहा है। ओके, उसके बाद मतलब इनकम कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पोर्शंस होते हैं। ये जो देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा 3 पोर्शंस होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग पोर्शन, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग पोर्शन, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ इन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो चीजें जो आपकी डेली बिजनेस से कंसर्न है जैसे कैश है, ठीक है, क्योंकि कैश चाहिए आपको बिजनेस में इन ऑर्डर टू रन योर ऑपरेशंस, तो उसमें प्लस माइनस करेंगे। अब ये प्लस कैसे करेंगे या माइनस कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है आउटलुक दे रहा हूँ कि इसका मकसद क्या होता है, मतलब बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो $27 है, तो 68 में से 27 माइनस करेंगे तो 41। ये जो $41 है ये फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो वो कैश फ्लो है जो मतलब सारे कैश हमारे पास जो आउटफ्लोज हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मिला के जो आखिर में जो बैलेंस जो है वो बनता है उसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। So this free cash flow is the cash flow that is free from all the expenses, all the cash expenses, all the cash inflows or outflows. तो ये $41 जो है ये मतलब ये वो पोजीशन है, ये कैश की वो पोजीशन है जो कंपनी किसी भी जगह पे ये यूज कर सकती है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो इसमें डिस्कस हुई। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ये आउटलुक था, अब इस चीज को बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो उसमें हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि पहला जो पोर्शन है ऑपरेशंस वाला वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वाला पार्ट बनता है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला और फाइनेंस वाला जो पार्ट है वो कैसे बनते हैं। ओके, तो यहाँ हम चलते हैं हमारी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनकी तरफ। ओके, तो पर्पस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट is to provide information about the cash receipts and cash payments of an entity during a period। प्राइमरी पर्पस तो यही होता है कि जो चीजें कैश से रिलेटेड हों, मतलब नॉन कैश ना हो। आप इसको सिंपल ले लें कि जो चीजें कैश से रिलेटेड हों वो चीजें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे, जो चीजें कैश से रिलेटेड नहीं होंगी वो सारी की सारी चीजें निकाल देंगे आप। ठीक है, तो the primary purpose of the cash flow statement is to provide information about the cash receipts and cash payments of an entity during a period। Okay, a secondary objective is to provide information about its operating activities, investment activities and financing activities।
ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, इन तीनों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड यूजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज इट्स बेसिस। ठीक है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी वो चीजें आ जाती हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड होती हैं। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स मतलब वो चीजें जो बिल्कुल कैश से रिलेटेड हो, जैसे जैसे बैंक बैलेंस है, ठीक है, चेक है, वो चीजें जैसे अगर कैश मिले या चेक मिले, ठीक है, उसके अलावा आपको जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, वो सारी चीजें कैश इक्विवेलेंट्स में आ रही हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर both readily convertible to known amounts of cash and so near to their maturity that their market value is relatively insensitive to changes in the interest rates। मतलब अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड है तो प्राइस बॉन्ड भाई आप कभी भी जाके बैंक में जो है वो कैश करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो रेडिली कन्वर्टेबल हों तो कैश, ठीक है, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो एक्चुअली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है उसमें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को जो है वो कंसीडर करते हैं। वो सारी चीजें जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से कंसर्न हो उनको हम कंसीडर करते हैं। तो तीन एक्टिविटीज मैंने आपको बताई कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो में तीन चीजें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। ओके, अब आते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो चीजें जो हमारे डेली बिजनेस से कंसर्न हैं, डेली ऑपरेशन से कंसर्न हैं, उनको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट क्रिएट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मोस्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पोर्शन होता है वो इनकम स्टेटमेंट में से बनाया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पोर्शन होता है वो मोस्टली समझे कि 80-90% जो है वो इनकम स्टेटमेंट में से बनाया जाता है। अब याद रखें कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहीं से बनाए जाते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों से। कुछ चीजें हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, कुछ बैलेंस शीट से लेते हैं, मगर ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट है कैश फ्लो का, ये तकरीबन हम लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो बैलेंस शीट में कौन सी चीजें हैं, नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वो हम बैलेंस शीट से उठाएंगे, और दूसरे सारे के सारे जो इनकम स्टेटमेंट हैं, वो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दे इंक्लूड परचेजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोडक्टिव लॉन्ग लिव्ड एसेट्स ड्यूरिंग यूजिंग कैश। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में वो चीजें आ जाती हैं, जैसे सपोज करें आपने कोई जो है वो मशीनरी परचेज की 5 साल पहले, और अभी आप उस मशीनरी को जो है वो सेल कर रहे हैं सेल्वेज वैल्यू पे, तो ये जो सेल्वेज वैल्यू होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप परचेज करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे सपोज करें अगर आप फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज किया, आप परचेज कर रहे हैं, अभी कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, वो भी आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे। और दूसरे कौन से हैं? लैंडिंग मनी एंड कलेक्टिंग द लोन्स। ठीक है, अगर किसी को उधार देते हैं, कोई एक कंपनी है दूसरी कंपनी को उधार दे रही है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो और कलेक्टिंग द लोन्स, और जो लोन आप कलेक्ट कर रहे हैं, देखें लोन के दो पार्ट होते हैं। यस, टेल मी द टू पार्ट्स ऑफ द लोन। यस बेटा,
Any idea about the parts of the loan? Loan के short term and long term. short term, long term. Yes, these are the types of loan. But I'm just asking के लोन के जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं जी? Sir, hard loan and soft loan. ओके, दैट्स आल्सो क्लोज, बट देखें, लोन के जो दो पार्ट्स हैं वो होते हैं, एक होता है, लेट मी राइट हियर, लोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट, ठीक है? तो लोन के जो दो पार्ट्स हैं वो होते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जैसे जैसे देखें, कोई भी बैंक अगर किसी बंदे को लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें एक तो होता है भाई प्रिंसिपल और दूसरा होता है द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक टू दैट पर्सन, ठीक है? तो बेटा यस, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ देखें कि प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट, जैसे किसी बंदे ने अगर 5 लाख का कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, तो 5 लाख का कर्जा लिया हुआ है, तो उस 5 लाख में वो सपोज करें जो है वो 60,000 एज इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है? तो टोटल बनते हैं 5,60,000, ठीक है? अब यहाँ देखें कि यहाँ जो 5 लाख हैं, ये 5 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएंगे, ये याद रखें। ये जो 5 लाख हैं, ये 5 लाख वाले जो, जब भी बैंक अगर किसी बंदे से वो कलेक्ट करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, तो उसमें से जितनी भी जो है वो जितनी भी हम अमोर्टाइजेशन बनाते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, तो उसके दो मंथली इंस्टॉलमेंट के दो पोर्शन होते हैं। एक तो वो पोर्शन जो प्रिंसिपल को वो जो है वो दे रहा है, और दूसरा वो पोर्शन जो एज इंटरेस्ट वो दे रहा है, ठीक है? तो बैंक उनको डिफरेंशिएट करेंगे। कोई भी इदारा, कोई भी फाइनेंशियल जो इदारा है वो उस चीज को डिफरेंशिएट करेगा कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो 30,000 महीने में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो 30,000 में से 25,000 जो है या 27,000 जो है वो एज ए प्रिंसिपल को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी जो 3,000 है वो एज इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो 27,000 हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएंगे, जो 3,000 इंटरेस्ट वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएंगे, ये याद रखें, ठीक है? तो जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन होता है लोन का वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। यस, डू यू हैव क्वेश्चन अबाउट दिस स्लाइड? No sir. Okay, beta. No, sir. No question. Okay, so let's move ahead. ओके, तो भाई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कौन सी चीजें आ जाती हैं? बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट आइटम्स वो हम लेंगे बैलेंस शीट में से, ठीक है? तो इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के जितने भी आइटम्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी हम बैलेंस शीट से उठाएंगे, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम मोस्ट ऑफ द पोर्शन इनकम स्टेटमेंट से उठाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में प्योरली बैलेंस शीट से उठाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या हैं? ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम इशूइंग डेट एंड रिपेइंग द अमाउंट्स बोरोड, ठीक है? ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम इशूइंग डेट, ठीक है? तो जो चीजें, जैसे सपोज करें, मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो वो जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। एंड रिपेइंग द अमाउंट्स बोरोड, ठीक है? उसके अलावा ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड पेइंग देम ड्राइंग्स और डिविडेंड्स। अगर आप जो है वो शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं तो वो आ जाएंगे किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। जैसे सपोज करें आपने कोई जो है वो सपोज करें जैसे आपने कोई जो है वो शेयर्स आपने शेयर होल्डर को सेल कर दिए, तो उसमें से जितनी भी कैश आएगी वो आप जो है वो उसमें ओनर, उसमें आप लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। और अगर आप उनको डिविडेंड पे करते हैं, या कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और वो अपनी पर्सनल यूज के लिए
कुछ पैसे बिजनेस से ले रहा है तो वो भी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारी चीजें जो इनकम स्टेटमेंट में आती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हों, वो ऑपरेटिंग में आ जाती हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में वो चीजें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई एसेट को हमने सेल कर दिया, कोई फिक्स्ड एसेट को हमने परचेज किया, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। फाइनेंसिंग में जैसे किसी को लोन दिया तो उसमें से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, या किसी को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगी। तो इसमें कौन सी चीजें हम उठाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? हम उठाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड इक्विटी आइटम्स, मतलब जो हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, वो उसमें से वो सारी चीजें हम उठाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए उठाते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्टिविटीज। सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्टिविटीज, तो नॉन कैश एक्टिविटीज जो है सिग्निफिकेंट वो कौन से हैं? इफ इट डज नॉट अफेक्ट कैश डू नॉट रिपोर्ट इन बॉडी ऑफ कैश। भाई एक चीज याद रखें कि कोई भी चीज अगर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश से रिलेटेड नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इफ इट डज नॉट अफेक्ट कैश डू नॉट रिपोर्ट इन बॉडी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप लिखेंगे, और कैश से रिलेटेड जो चीजें नहीं हैं वो आप नहीं लिखेंगे। ओके, तो भाई ये एक जो है वो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये देखें, इसको पढ़ें, और यहाँ देखें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो सारे के सारे लिखे हुए। अब यहाँ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं वो कौन सी चीजें हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंडिविजुअली हम लिखेंगे, वो हम बाद वाली स्लाइड्स जो है वहाँ उसमें पढ़ेंगे। मगर एक चीज याद रखें कि जो 3 पोर्शंस हैं हमारे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इन तीनों पार्ट्स में कुछ चीजें प्लस भी हो जाती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं। तो प्लस और माइनस का करके हम हमारा जो लास्ट बैलेंस बचेगा वो हम लिखेंगे नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में भी इसी तरीके से, और फाइनेंसिंग वाले पोर्शन में भी इसी तरीके से, और लास्ट में जो है वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश लिखेंगे। उसके बाद कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना था और कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना, हमें जो हमारे पास लास्ट बैलेंस जो हमें मिलेगा वो हमें ये मिलेगा कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो नॉन कैश इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, या आखिर में आप ये चीजें जो है वो नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, जो नॉन कैश आइटम्स हैं। जी बेटा असद अली। सर इसमें जो है लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, ये थोड़ा समझाएं। जी 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 बिल्कुल, ये जो मैंने लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स यहाँ लिखा हुआ है ना, ये डिटेल में पढ़ें। मतलब इंडिविजुअल आइटम्स वो चीजें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंसर्न हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहले आप नेट इनकम लिखेंगे, वो कहाँ से उठाएंगे आप? वो उठाएंगे आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर, नेट इनकम में से वो सारी की सारी चीजें जो नॉन कैश हैं वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेट इनकम जो है वो अमाउंट होता है जिसमें जो अमाउंट जो है वो एक्रूअल और कैश दोनों को प्लस माइनस करके आखिर में हमें नेट इनकम मिलता है। तो नेट इनकम में से वो चीजें निकालनी है जो हम एक्चुअली हमारे नॉन कैश आइटम्स हैं, तो वो चीजें हमें निकालनी है वहां से। ठीक है, तो यहाँ देखें कि कैश एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, और ये सारी की सारी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंडिविजुअल आइटम्स हैं, वो अभी कमिंग स्लाइड्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ओके, the cash flow statement is prepared differently from the 3 other basic financial statements. ठीक है, जो दूसरे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं
ये उससे हट के बनाया जाता है, मतलब ये अलग तरीके से बनाया जाता है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये आपको पता है कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें हम बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इट डील्स विद कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अक्रूवल पता है बेटा? अक्रूवल मैंने आपको बताया। ओके तो अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग दो तरीके दो मतलब मेजर टाइप्स हैं अकाउंटिंग के। एक होता है कैश अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल अकाउंटिंग। इसके बारे में पता है? सर जी बेटा। सर आई थिंक कैश तो ये हो गया कि हमने कैश में कोई भी चीज परचेज कर ली उसी वक्त, यानी पेमेंट हो गई है। जी और अक्रूवल में के पेमेंट जो है वो रिमेनिंग है, रिसिप्ट रिसीव करना या देना जो है वो रिमेनिंग हो उसमें। जी गुड गुड बेटा। अब यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास एक्रूअल अकाउंटिंग है उसमें सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम मतलब क्रेडिट वाली चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ लिखेंगे। जी महेंद्र, डू यू हैव क्वेश्चन बेटा? महेंद्र सर हाथ लग गया। ओके ठीक है। So accounting, we have two major means accounting. One is cash accounting, other is accrual accounting. तो मतलब accrual accounting जो है accrual concept जो है हम cash flow statement में नहीं apply करेंगे। So is it clear? Let's move ahead. The information to prepare this statement usually comes from the three sources. अब यहाँ देखें कि इन्होंने बताया है कि मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो तीन सोर्सेज से हमें मिलती है। किसके लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। कौन सी चीजें हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट मींस बैलेंस शीट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। बैलेंस शीट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। सपोज करें अगर हम 2020 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें 2019 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो भी चाहिए हमें। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि वो क्यों चाहिए? 2019 वाला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्यों चाहिए हमें करंट कैश फ्लो बनाने के लिए? जी सर उसमें जो अमाउंट बचा हुआ होगा वो हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। वो कौन सा अमाउंट है? दैट्स द एग्जैक्ट थिंग आई वांट टू। सर फ्री जी सर ओके। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मकसद होता है कि दो मुसलसल जो साल हैं उन दोनों सालों के हमें बैलेंस शीट के अमाउंट्स चाहिए, मगर उसमें सारे के सारे अमाउंट्स नहीं चाहिए। करंट बैलेंस शीट के तकरीबन हम अमाउंट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। मगर जो प्रीवियस ईयर का जो एंडिंग बैलेंस होगा, मतलब अगर प्रीवियस ईयर का एंडिंग बैलेंस होगा तो करंट ईयर का वो क्या होगा? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। तो ये देखें, ये वाली चीज देखें, जो है आप यहाँ देखें कि अच्छा यहाँ देखें, तो यहाँ देखें कि आप जो है वो कैश एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, कैश एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जो है ये वाला अमाउंट, कैश एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड ये वाला अमाउंट जो है, तो इस अमाउंट को हम जो है वो हम इस अमाउंट को हम ये अमाउंट कहाँ से लेंगे? ये प्रीवियस ईयर से लेंगे, ठीक है। कैश एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जो है ये प्रीवियस अमाउंट प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से लेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेंगे। So we are talking about comparative balance sheet, current income statement, and additional information. So means from these three sources we prepare in, cash flow statement. So comparative balance sheet is clear, current income statement. Additional information means information which is not available in balance sheet or income statement, that may be obtained to prepare cash flow statement. Okay, now
three major steps in preparing the cash flow statement. What are the major steps? The difference between the beginning and ending cash balances can be easily calculated from comparative balance sheet. ठीक है, तो भाई ये जो बिगिनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस है, ये बिगिनिंग बैलेंस तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शुरू में ही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी ईयर का बनाते हैं, 2020 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपको 2019 का जो एंडिंग बैलेंस है वो 2019 का एंडिंग बैलेंस 2020 का बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2020 का जो एंडिंग बैलेंस है वो तो हमें कैलकुलेट करना है। दिस स्टेप, अच्छा जो सेकंड स्टेप है वो ये है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स this step involves analyzing not only the current year's income statement but also comparative balance sheet and selected additional data. This step involves analyzing comparative balance sheet data and selected additional information for their effect on cash. मतलब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग वाली चीजें जो है वो ये भी यहाँ इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास जो है वो पहले तो आप बिगिनिंग बैलेंसेस जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से आप उठाएंगे, उसके बाद आप जो है वो करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट और उसके अलावा बैलेंस शीट और एडिशनल डेटा उठाएंगे। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट और आप फाइनेंसिंग वाले जो एक्टिविटीज हैं वो आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये था स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि डिटरमिन द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन केस। तो इंक्रीज और डिक्रीज हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। ठीक है, तो मतलब पहले स्टेप में हमें करना क्या था कि भाई नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन केस कैलकुलेट करना है। वो कैसे कि हमें बिगिनिंग और एंडिंग केस बैलेंसेस जो है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट से कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद डिटरमिन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो कैश है वो हम लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो कैश हमें मिलेगी वो हम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है डिटरमिन नेट इनकम और डिक्रीज इन कैश। ठीक है, अच्छा देखिए, डिटरमिन द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द एंडिंग एंड बिगिनिंग बैलेंसेस कैन बी इजीली कंप्यूटेड फ्रॉम कंपैरेटिव बैलेंस शीट। स्टेप 2 में क्या है, डिटरमिन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट इनकम मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम एन एक्रूअल बेसिस टू अ कैश बेसिस इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन। ठीक है, कन्वर्जन में बी डन बाय 2 मेथड्स। देखिए 2 मेथड्स होते हैं, मतलब ये जो 2 मेथड है ना, ये 2 मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इनका ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड है ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। बाकी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट उनके लिए कोई मेथड नहीं है, वो जस्ट हम सिलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि इन दोनों मेथड्स का, बोथ मेथड्स अराइव एट द सेम टोटल अमाउंट ऑफ कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेथड्स डिफर इन डिस्क्लोजिंग द आइटम्स दैट मेक अप द टोटल अमाउंट। थोड़ा सा स्टेप्स का फर्क होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड का, बाकी सारी की सारी चीजें सेम होती हैं। Choice of methods affects only the operating activities section. The investment and financing activity sections are the same. ठीक है, choice of methods जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन में अफेक्ट करते हैं, बाकी जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं वो सेम होती हैं। इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनाते हैं हम, अब देखें कि इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम वर्सेस नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ देखें कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि अर्न्ड रेवेन्यूज माइनस इनकर्ड एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर हम इनमें से माइनस करते हैं, ये देखें इसमें ये जो अर्न्ड रेवेन्यू है और इनकर्ड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजें जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम जो है वो नेट इनकम हम कैलकुलेट करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें से क्या करना है
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एलिमिनेट नॉन कैश रेवेन्यूज, मतलब जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स जो है हमें एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग, अब देखिए एलिमिनेट करें नॉन कैश रेवेन्यूज और एलिमिनेट करें नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो लास्ट में हमें मिलेगा नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमने जैसे प्रीवियस हमारे पास जो आउटलुक था हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें हमने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो नेट इनकम मिला, और उसके बाद हमने नॉन कैश रेवेन्यूज एलिमिनेट किए और नॉन कैश एक्सपेंसेस एलिमिनेट किए थे, तो हमें नेट कैश जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मिला था। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है इट स्टार्ट्स विद नेट इनकम एंड कन्वर्ट्स इट टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन अदर वर्ड्स इट एडजस्ट नेट इनकम फॉर आइटम्स दैट अफेक्ट रिपोर्टेड नेट इनकम बट डू नॉट अफेक्ट कैश इज शोन बिलो, ठीक है। देखें जैसे ये है, अब नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ देखें एडजस्टमेंट्स टू नेट कन्वर्ट नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड, मतलब नेट इनकम को कन्वर्ट कैसे करें नेट कैश बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। करना क्या है, हमें कुछ चीजें हैं जो हमें जो है वो एड अप करनी है, कुछ चीजें जो है वो हमें डिडक्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ओके, तो यहाँ देखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम एक तरफ लिखा हुआ है ये एड, ठीक है, ये एडअप वाला लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास लिखा हुआ है डिडक्ट, ठीक है, ये चीज। अब एड और डिडक्ट क्या करना है, ये चीजें सारी की सारी जो है ये एड करनी है हमें, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो है हमने डिडक्ट करनी है, नेट इनकम से डिडक्ट करनी है, ठीक है। तो सिंपली ये कि चेंजेस इन करंट एसेट अकाउंट बैलेंसेस, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है, अकाउंट्स रिसीवेबल अगर डिक्रीज हुआ है तो हम वो एड अप करेंगे, मतलब ऐड करेंगे नेट इनकम में, वो ऐड करेंगे, ठीक है। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, तो वो हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी लॉजिक क्या है कि अकाउंट्स रिसीवेबल को हम ऐड क्यों कर रहे हैं नेट इनकम में, अगर वो अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड क्यों कर रहे हैं नेट इनकम में। सपोज अगर नेट इनकम जो है वो 100 है, ठीक है, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है अकाउंट्स रिसीवेबल पहले था हमारे पास, सपोज करें कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो पहले हमारे पास था, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल जो था वो 100 था, ठीक है, या सपोज करें 80 था, और एंड ऑफ द ईयर वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो फिर बन गया है कितना, वो फिर बन गया है मतलब डिक्रीज हुआ है, कुछ हमें पेमेंट्स मिली हैं 60 हुआ है, ठीक है। तो ये फिर जो है वो हम नेट इनकम में ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर अकाउंट रिसीवेबल 80 में से 60 हो गया है तो फिर ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हमें ये जो है वो नेट इनकम में ऐड क्यों करना चाहिए। सर जी बेटा। सर क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल है, जब वो डिक्रीज होगा तो उसको फिर हम उसमें भी ऐड ही करते हैं जब हम बनाते हैं अपना जर्नल बनाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिसीवेबल कम हो जाएगा हमारे जो है ना वो, यानी जी क्या बिल्कुल, कहते हैं, मतलब कैश आ जाएगी हमारे पास। जी सर, जब वो कैश आएगा तो वो हमारा जो वो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने ये कहा था कि जो चीजें केस से रिलेटेड हों वो आप
अगर कैश आपके पास कैश अफेक्ट कर रहा है तो वो आप चीजें जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर कैश का कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो फिर वो चीजें आप जो है वो नहीं एडअप करेंगे। ठीक है, यहाँ देखें कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास थे 80, ठीक है, और फिर एंड ऑफ द ईयर ये हो गए 60, मतलब हमें 20 रुपीज जो हैं वो हमें मिले हैं कस्टमर से। 20 रुपीज जब आप मिलेंगे मतलब 80 में से 60 जो है वो मतलब ये डिक्रीज हुए हैं, तो ये बिल्कुल एडअप होंगे नेट इनकम में। ठीक है, ये बिल्कुल एडअप होंगे नेट इनकम में। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास जो थे, सपोज करें अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो 80 थे और फिर ये हो गए 100 हो गए, मतलब बढ़ गए हैं। जब बढ़ गए हैं तो फिर वो हमें माइनस करना होगा नेट इनकम में से। ठीक है, तो फिर हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें कि अगर अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो फिर डेफिनेटली हम उस चीज को प्लस करेंगे क्योंकि हमें कैश मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन वाली चीज हो तो पूछें। सर थोड़ा सर दोबारा रिपीट करें से। जी जी, देखें मैंने यहाँ लिखा कि भाई जब भी आप कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखें, पहली बात तो ये कि आप जो है वो इस चीज को मैं क्लियर करूं, एक मिनट। बेटा देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और हमारे पास जो है वो फाइनेंसिंग है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसको बनाने के लिए हमारे पास जो है वो 2 मेथड हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं भाई जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि पहले आप नेट इनकम लेंगे। ठीक है, नेट इनकम लेंगे, तो नेट इनकम लेंगे, सपोज करें अगर नेट इनकम आपके पास 100 हो तो फिर इसमें आप जो है वो नेट इनकम उठाएंगे और नेट इनकम में से प्लस माइनस करते रहेंगे चीजें, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप इनडायरेक्ट मेथड में। अगर आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अगर आप बनाते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप जो है वो सारी की सारी चीजें पहले आप सेल्स से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? कैश सेल से शुरू करेंगे। ठीक है, जो मैंने आउटलुक दिखाया था आपको स्लाइड में, वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दोबारा आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप ये चीज देख रहे हैं, तो यहाँ देखें कि हमारे पास अगर देखें एक इनकम स्टेटमेंट, नेट इनकम स्टेटमेंट है, तो इसमें लास्ट में जो हम चीज कैलकुलेट करते हैं वो नेट इनकम है, वो $78 है। अगर यही चीज नेट इनकम जो है, यही चीज हम उठा के फिर हम यहाँ लेके जाएं एट द बिगिनिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर उसमें से ये माइनस करते रहें चीजें, तो उसको माइनस या प्लस करते रहें, तो बैलेंस जो आएगा दोनों मेथड्स में वो $68 आएगा। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ आपके सामने जो है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने कैलकुलेट किए हैं वो हमने कैलकुलेट किए हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम पहले सेल्स से स्टार्ट करते हैं, और सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करने के बाद हम
जो कैश एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। कैश एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करते जा रहे हैं, आखिर में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो $68 जो है वो मिल रहा है। अब ये चीज जो है ये हमने कैलकुलेट किया है, मतलब टॉप टू बॉटम, कैश से लेके सेल से लेके फिर एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, फिर लास्ट में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मिला। अगर हम नेट इनकम को यहाँ से लेके ऊपर लेके जाएं और उसमें से सारी चीजें माइनस करते रहें तो फिर भी हमें जो है वो मिलेगा, वो अमाउंट जो मिलेगा वो $68 ही मिलेगा, ठीक है। तो मतलब दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, आंसर दोनों में एक ही आएगा। इनडायरेक्ट मेथड में हम पहले नेट इनकम को लिखते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट मेथड में कैश सेल से स्टार्ट करेंगे, और आखिर में जो बैलेंस आएगा, जो नेट कैश फ्लो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, दोनों मेथड में एक ही आएगा। ओके, तो हम इस स्लाइड पे थे। इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है, देखिए इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो उसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी लॉजिक क्या है कि अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाए तो हम उसको नेट इनकम में ऐड क्यों करेंगे। ये सपोज करें, ये हमारे पास जो है वो नेट इनकम, सपोज करें नेट इनकम जो है वो ₹100 है, ठीक है। तो इन्वेंट्री हमारे पास पहले थी, सपोज करें इन्वेंट्री हमारे पास ₹80 की थी, ठीक है, और या ₹60 की थी, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो गई है, इन्वेंट्री हमारी ₹40 पे आ गई है, तो इस डिक्रीज को हम ऐड क्यों करेंगे। ये जो डिक्रीज है क्योंकि हमारे पास इसको हम ऐड क्यों करेंगे जी बेटा। सर क्योंकि हमारे पास कैश आ जाएगा। जी 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 बताएं। कैश आ जाएगा इसलिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो मतलब अगर ₹60 के पास, सपोज करें अगर आपका कोई बुक शॉप है, ठीक है, और आपके पास ₹60 के बुक्स अवेलेबल हैं या पेन्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप 60 में से ₹20 के सेल करते हैं और आखिर में आपके पास ₹40 की इन्वेंट्री जो है वो बच जाती है, तो सिंपल इसका मकसद ये है कि आपने इन्वेंट्री सेल की है। जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट कैश, ठीक है। तो उसके लिए हम, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम एड अप करते हैं, इस चीज को हम एड अप करते हैं। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाए, अगर आपके पास साल के शुरुआत में इन्वेंट्री जो है वो ₹60 थी और फिर आज जो है आपके पास एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर ₹80 है, तो डेफिनेटली क्या है, डेफिनेटली आपने इन्वेंट्री परचेज की है, और जब आप परचेज करते हैं तो योर कैश मूव्स आउट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो, मतलब आप एक चीज समझ लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारी की सारी चीजें हम लिखेंगे जो हमारे जो है वो कैश से रिलेटेड हों। जिन चीजों पे कैश का अफेक्ट हो रहा है वो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और तकरीबन सारी चीजें जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में से ही आती है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी इसी तरीके से है। उसके बाद हम दूसरा जो पोर्शन है, चेंजेस इन करंट लायबिलिटी, चेंजेस इन करंट लायबिलिटी अकाउंट बैलेंस। अगर अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है तो वो हम ऐड करेंगे, अगर अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हो रहा है तो वो हम डिडक्ट करेंगे। जैसे सपोज करें कि अकाउंट्स पेएबल जो है, अगर अकाउंट्स पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे पास ₹40 था, ठीक है, और ये अकाउंट्स पेएबल जो है एंड ऑफ ईयर हमारे पास ₹60 का हो गया। अब ये इंक्रीज हुआ,
अब इस इंक्रीज को हम ऐड क्यों करेंगे, नेट इनकम में ऐड क्यों करेंगे? सर क्योंकि हमें फिर भी पैसे दे कैश देनी है, ओके, और मतलब अगर डिक्रीज होता सर मतलब हमें मतलब कैश दे चुके हैं। अकाउंट्स पेएबल अगर 40 रुपीज था, शुरू में 40 रुपीज था, ठीक है, और अब जो है वो 60 रुपीज का हो गया है, तो जी सर। हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना, ये हमें पे करनी है, अभी हमने पे की नहीं है, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। ओके, ठीक है, मगर इसका केस से क्या लेना देना है? मतलब अगर यहाँ देखें कि अकाउंट्स पेएबल 40 रुपीज था शुरू में और 60 रुपीज हो गया, तो फिर जो है वो ये 20 रुपीज इंक्रीज हो गए। अब 20 रुपीज जो है हमें इंस्ट्रक्शन ये है कि इसको ऐड करना है आपको नेट इनकम में। जी जी बेटा, एनी लॉजिकल आंसर? देखें, सर पे तो जी देखें, जी बताएं बताएं। जी सर आप बताएं। देखें बेटा, अकाउंट्स पेएबल जो है ना वो चीज है जो आप नॉर्मली क्या करते हैं, अकाउंट्स पेएबल जब इंक्रीज होता है तो इसका मकसद ये है कि देखिए, ये तो सिंपल, इसका सिंपल आंसर ये है कि अकाउंट्स पेएबल जब 40 में से 60 हो जाता है ना, तो आपको डेफिनेटली आपने कोई चीज परचेज की है, उधार पे परचेज की है, जैसे इन्वेंट्री परचेज की है, ठीक है, या तो फिर आपने बैंक से कर्जा लिया है 20 रुपीज का। जब कर्जा लिया है तो यू आर गेटिंग कैश, ठीक है ना। पहले तो साल के शुरू में आपके पास 40 रुपीज थे, जब आपने बैंक का कर्जा लिया तो ये 60 हो गए। जब कर्जा लिया तो ये तो आपको पे करने हैं, ये फ्यूचर में आप पे करेंगे, ठीक है, मगर जो 20 रुपीज आपको मिले हैं दैट इज कैश, द कैश हैज बीन मींस द कैश हैज कम इनटू द बिजनेस, दैट इज कैश इनफ्लो। तो उसके लिए हम अकाउंट्स पेएबल को यहाँ ऐड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग जी बेटा? सर। जी सर। तो इसका यही बात मकसद, फिर से जी रिपीट करें। जी बेटा देखें, सर यही पॉइंट समझ नहीं आई। जी रिपीट कर दूं? ओके सर रिपीट कर दें। यस सर। ठीक है, अब देखें, मतलब 2020 के बिगिनिंग में आपके पास अकाउंट्स पेएबल का जो बैलेंस था वो 40 रुपीज था, ठीक है। अब जून में आपने बैंक से कर्जा लिया 20 रुपीज का, सपोज करें 20 मिलियन का आपने कर्जा लिया, 20 मिलियन का आपने कर्जा लिया, तो ये टोटल 60 मिलियन हो गए, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल आपके इंक्रीज हो गए हैं, पहले 40 थे अब 60 हो गए हैं, ठीक है। तो जब ये 60 हो जाएगा, 40 में से 60 हो जाएगा, तो एक तरफ से आपका कर्जा बढ़ गया, आपको पे करना है, ये फ्यूचर में 60 मिलियन पे करना है। दूसरी तरफ आपको कैश जो है वो आपको बिजनेस में मिला है, मतलब यू हैव कैश इनफ्लो इनटू द बिजनेस। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको 20 मिलियन दे दिए हैं, और जो वो 20 मिलियन दे दिए हैं तो वो आप इसको एड अप करेंगे, ठीक है। जी सर। तो मतलब 20 जो कैश, देखें ऐड इसलिए करते हैं कि जो चीज हमें कैश में मिल जाएगी, तो वो चीज हम जो है वो एड अप करेंगे, और जो चीज जो है वो कैश में हमसे आउटफ्लो हो जाएगी तो वो माइनस करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? सर जी सर अगर इसमें हमें कैश नहीं मिलती तो हम इसको डिक्रीज करेंगे, मतलब इसको डिडक्ट करेंगे। मतलब कैसे? सर अगर कैश इसमें हमको नहीं मिलती तो देखें अकाउंट्स पेएबल। देखें सिंपल, एक चीज सिंपल है ना बेटा। देखें कि अगर आपको कोई भी चीज मिल रही है अकाउंट्स पेएबल में, अगर आपको कैश मिल रही है या इन्वेंट्री मिल रही है, कोई भी चीज मिल रही है, तो एक तरीके से आपका जो वेल्थ है बिजनेस का वो इंक्रीज हो रहा है ना, जो बिजनेस का वेल्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर जी इन्वेंट्री मिल रही है, अगर इन्वेंट्री मिल रही है, फिर भी जो है वो चीज आपकी, मतलब आपका वेल्थ ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो गया है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, 20 मिलियन का, तो वो कैश आपने रिसीव किया है किसी से,
तो वो जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके बिजनेस में आ रही हैं, तो वो आप ऐड करेंगे, ठीक है, वो आप ऐड करेंगे। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, अकाउंट्स पेएबल का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज करें आपके पास जो है वो ये केस था, आपके पास था बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है, बेटा म्यूट कर ले, आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40 मिलियन रुपीस का अकाउंट्स पेएबल था, ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर आपके पास 20 मिलियन अकाउंट्स पेएबल है। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद सर डिक्रीज हुआ है। जी, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है मकसद मतलब आपने पेमेंट की है, यस। जब आपने पेमेंट की है तो ये डेफिनेटली माइनस हो जाएंगे यहाँ से। ओके सर। इज इट तो क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल में हम कर्जा ले रहे हैं या कोई इन्वेंट्री, ठीक है, ले रहे हैं। ठीक है। अगर सर हम किसी सर्विस लेते हैं कारपेंटर से या किसी डॉक्टर से या किसी और से सर्विस लेते हैं, तो सर हम इसमें क्या करते हैं? देखिए अकाउंट्स पेएबल वो चीज है कि भाई जैसे आप किसी से जो है वो किसी को, अकाउंट्स पेएबल का मकसद ये होता है कि आप जो है वो कोई चीज उधार लेते हैं फिर फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं है, अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल का यस सर। मतलब ये है कि आप जो है वो कोई चीज उधार ले रहे हैं। अब उधार में आप पैसे भी ले सकते हैं, आप उधार में इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो आप अगर इंक्रीज है अकाउंट्स पेएबल तो वो आप एड अप करेंगे, और अगर अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हो जाए तो वो आप माइनस करेंगे। ओके सर। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस सपोज करें मैं एक अक्रूड एक्सपेंसेस ले रहा हूँ सैलरीज का, 2 महीने की सैलरीज हमने नहीं दी, ठीक है। अब 2 महीने की सैलरीज शुरू में आपके पास जो थे वो 30 रुपीज के, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30 रुपीज के सैलरीज थी, ठीक है, और मतलब 30 मिलियन की सैलरीज थी। और अब जो है वो जो अक्रूड सैलरीज हैं वो आपके अक्रूड सैलरीज जो है वो 50 मिलियन के हो गए हैं, मतलब ये इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें वो एडअप करने पड़ेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल, ठीक है। अगर अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल जो हैं वो सैलरीज 30 से 50 मिलियन हो जाते हैं, ठीक है, तो 30 से 50 मिलियन जब हो जाएंगे तो ये 50 मिलियन जो है वो इंक्रीज हुए हैं, ये इंक्रीज जो है वो यहाँ एडअप हो जाएंगे। अगर सपोज करें अक्रूड सैलरीज जो है वो पहले 30 थे आपके पास, और आपने जो है वो आपकी जो आपने पेमेंट कुछ की है, ठीक है, और ये 30 में से 20 हो गए हैं, तो ये जो 20 जब हो जाएंगे तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने कुछ ये डिक्रीज हो गए हैं। जब डिक्रीज हो जाएंगे तो आप यहाँ उसमें से डिडक्ट करेंगे, नेट इनकम में से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अदर करंट लायबिलिटीज में से इसी तरीके से चेंजिंग आएंगी, और फिर लास्ट में जो भी बैलेंस आएगा हम उसको कहेंगे कि दिस इज द नेट कैश फ्लो, ठीक है। आखिर में जो भी बैलेंस आएगा उसमें उसको हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। ये देखें, अब यहाँ देखें कि नेट इनकम हमारे पास कितना था 100, इन्वेंट्री 20 रुपीज की। देखें इन्वेंट्री हमारी जो है वो इन्वेंट्री हमारी यहाँ देखें अगर डिक्रीज हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं। अकाउंट्स पेएबल हमारा, अकाउंट्स पेएबल जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है तो फिर इसको डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें अगर इन चीजों को हम कंसीडर करें तो हमारा जो नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो कितना आएगा, यस बेटा कितना आएगा, ये 100 है नेट इनकम, इसमें 20 रुपीज एडअप करें, 20 रुपीज माइनस करें तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, वो 100 ही आएगा, 100 ही है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि इसी तरीके से हम एडअप माइनस करते रहते हैं, प्लस करते रहते हैं, और आखिर में जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इज इट क्लियर? डू यू हैव क्वेश्चन?
नो सर। ओके ठीक है, नो सर, इट्स क्लियर नाउ। अब चलते हैं आगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ इन्होंने कुछ जो है वो एग्जांपल्स दिए हैं। नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ देखें कि नॉन कैश आइटम्स ऑन इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट में नॉन कैश आइटम्स हैं वो कौन से हैं? अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्सपेंसेस, ठीक है। कैपिटल एसेट्स जो है वो उसका अमोर्टाइजेशन वो एडअप हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये एडअप हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये जो है वो एडअप हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ अमोर्टाइजेशन कहें या आप डेप्रिसिएशन कहें, एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ सपोज करें अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई ये अमोर्टाइजेशन की जगह अगर मैं यहाँ लिखूँ डेप्रिसिएशन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो इन डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं नेट इनकम में, सॉरी इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं? why we are adding the depreciation to the net income? सपोज करें कि हमारे पास जो है वो नेट इनकम जो है वो सपोज करें 200 है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो भी हो, डेप्रिसिएशन होता है आपका जो है वो फिक्स्ड एसेट का, और अमोर्टाइजेशन जो हम करते हैं वो जो नॉन फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, उसका जो है वो अमोर्टाइजेशन हम करते हैं। तो ये जो वैल्यूज होंगे ये हम नेट इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है। अब नेट इनकम में ऐड क्यों करते हैं? जैसे सपोज करें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो था एक पर्टिकुलर एसेट का वो 30 रुपीज था, वो हम ऐड कर रहे हैं नेट इनकम में। क्यों ऐड कर रहे हैं? ओके बेटा, लेट मी आंसर। देखिए सर क्वेश्चन आंक लो। जी पापा का ये बेटा, म्यूट। सर टोश टोश जी बेटा, सर टोश पापा का ये but I'm not getting what you're saying. Okay, so let's resume. Okay, टोश टोश okay beta, net income is 200 and depreciation is 30. Let me clear it कि अगर सपोज करें हमारे पास जो सेल्स हैं वो हमारे पास सपोज करें 500 के हैं, ठीक है। और उसमें से अगर जो एक्सपेंसेस हैं कैश एंड एक्रूअल एक्सपेंसेस जो हैं वो कैश एंड एक्रूअल एक्सपेंसेस जो हैं वो सपोज करें हमारे पास 200 के हैं, ठीक है। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास सपोज करें वो 30 रुपीज का है, ठीक है। 30 मिलियन का है या 30 रुपीज का, ठीक है। तो जो हमें नेट इनकम मिलेगा, ठीक है, नेट इनकम बिफोर टैक्सेस,
या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, वो कितना मिलेगा? 500 में से 200 माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर जो है वो 30 माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा? 270। 270। 270 रुपीज। ठीक है, तो सपोज करें टैक्सेस जो हैं वो सपोज करें वो 70 रुपीज के हैं, तो हमें नेट इनकम कितना मिलेगा? 200। 200। अब यहाँ देखें कि ये चीज याद रखें कि यहाँ नेट इनकम हमें 200 मिला है। अब यहाँ नेट इनकम हमने लिखा है और डेप्रिसिएशन इसमें एडअप कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने नेट इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस किया था। अब ये एडअप करेंगे इसलिए कि क्योंकि ये हमने किसी को दिया नहीं है, ये हमारे पास है, तो ये 30 रुपीज जो है वो हमने इनकम स्टेटमेंट में माइनस किए हैं, मगर हमने किसी को दिए नहीं है, ये फिर से हम एडअप करेंगे नेट इनकम पे। यस सर। तो यहाँ देखें कि यहाँ हमने सेल्स लिखा 500 का, ठीक है, और फिर कैश एंड एक्रूअल एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास 200 के थे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 30 रुपीज है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 270 है, टैक्सेस 70 के हैं, और नेट इनकम जो है वो 200 का है, ठीक है। वॉइस बेटा, वॉइस ऑडिबल है? आवाज आ यस रही है? सर। ओके ओके, तो अब यहाँ देखिए कि जब हमने यहाँ नेट इनकम कैलकुलेट किया 200 रुपीज का, तो ये सारी चीजें हमने माइनस की थी, ठीक है। 500 में से 200 माइनस किए, फिर 30 रुपीज डेप्रिसिएशन माइनस किए, फिर हमें 70 का जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मिला है, और टैक्सेस हमने माइनस किए, तो नेट इनकम हमें कितना मिला है? 200 का, ठीक है। तो यही वाला जो नेट इनकम है ये हम इनडायरेक्ट मेथड में कहाँ लेके आते हैं? फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट लाइन में हम नेट इनकम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं 30 रुपीज। ये क्यों ऐड करते हैं? सर क्योंकि ये हमारे पास है, हमने किसी को दिया नहीं है। तो देखें ये जो चीज है ये मतलब डेप्रिसिएशन एक वाहिद चीज है, एक वाहिद एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस, मगर ये है कि ये एक्सपेंसेस किसी को दिए नहीं जाते, ये अपने पास ही होते हैं, अपने बिजनेस के वॉल्ट में होते हैं। मतलब आप रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने फिक्स एसेट को डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कि आप अपने फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करते रहें, ठीक है। तो ये 30 रुपीज जो था ना, ये 30 रुपीज पहले हमने लिखा था नेट इनकम में एज एक्सपेंस, मगर ये कि हमने किसी को दिया नहीं था, तो ये फिर से एड अप करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सो इज इट क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। बॉन्ड डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमें एड अप करने होंगे। मतलब कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में अगर हमें बॉन्ड में डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, किसी हमने सपोज करें हमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देने थे 50 रुपीज, और हमें जो है वो डिस्काउंट उसमें मिला है 10 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, बॉन्ड डिस्काउंट। तो हम उसको सपोज करें वो हमें अभी 40 रुपीज देने हैं, तो वो 40 रुपीज जो है वो जो 10 रुपीज का डिफरेंस आया है वो 10 रुपीज जो है आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें तो यहाँ हम अगर डिस्काउंट कोई मिलेगा, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो आप क्या करेंगे, ये आप एडअप करेंगे, क्योंकि पहले आपको 50 रुपीज देने थे, अब बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में 10 रुपीज का आपको जो है वो डिस्काउंट मिला है, तो ये आप एडअप करें, क्योंकि ये आपको पैसे बच रहे हैं आपके, और आपको कैश जो है पहले आपको 50 रुपीज देने थे, अब 40 रुपीज दे रहे हैं, तो आपको 10 रुपीज वो एडअप करने होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड प्रीमियम जो है, अगर आप किसी को प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर आपके पहले जो है वो 50 रुपीज थे, अब आपको पे करने पड़ रहे हैं 60 रुपीज, तो ये डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल इस तरीके से दे दूं कि देखिए हमारे पास जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैं
वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। पहले सपोज करें आपको जो है वो देने थे, मिसाल के तौर पर आपको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे आपके पास 50 रुपीज़, वो आपको हर साल देने थे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो सपोज करें आपको अभी इस साल 40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जो 10 रुपीज़ का आपको जो है वो डिस्काउंट मिला है ड्यू टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, वो 10 रुपीज़ आप जो है वो नेट इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि पिछले साल, क्योंकि जो करंट ईयर में आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50 रुपीज़ आपको देने थे, अब 40 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 10 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला है, वो 10 रुपीज़ आप एडअप करेंगे, क्योंकि ये आपको कैश इनफ्लो मिला है। और अगर रेट्स मार्केट में बढ़ गए हैं और आपको अपने लोन पे पहले जो 50 रुपीज़ देने थे, अभी आपको देने हैं सपोज करें कितने, 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो ये जो 60 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, तो ये आप जो है वो डेफिनेटली क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे नेट इनकम में से, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट में से ही देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये वाली पॉइंट क्लियर है? सर थोड़ा सा रिपीट करें। देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमें कितने देने थे, बैंक को कितने देने थे, 50 रुपीज़ देने थे। अब 50 रुपीज़ में से क्योंकि हमने लोन लिया था मार्केट रेट पे, अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया है, और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कम पैसे देने पड़ेंगे। तो अब पहले देने थे 50 रुपीज़, अब आप क्योंकि रेट डिक्रीज हो गया है तो अब आप बैंक को देंगे 40 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। बेटा ये म्यूट कर दें। डिस्काउंट किस वजह से मिला है, क्योंकि मार्केट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब जो डिस्काउंट मिला है आपको, ये क्या है, डिस्काउंट जो है वो एक्चुअली आपका कैश इनफ्लो है। डिस्काउंट क्या है आपका, कैश इनफ्लो है, और कैश इनफ्लो मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैश इनफ्लो होगा तो ये नेट इनकम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है, मतलब पहले आपको 50 रुपीज़ देने थे बैंक को, अभी क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से आपको जो है वो 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो मतलब आपको जो है वो अभी डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आप प्रीमियम पे जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो मीन्स आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। आप किससे डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम इनकम, फ्रॉम नेट इनकम। नेट इनकम, क्योंकि आप नेट इनकम में से ही पे करेंगे, और कहाँ से पे करेंगे, जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से ही पे करेंगे। तो ये चीजें जो है वो सारी आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, उसके बाद तो ये हो गया। अब यहाँ देखें कि ये मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे। अच्छा, तो अब क्या है कि इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड जो है वो अभी किस तरीके से होता है, ये अभी देखते हैं, ठीक है। देखें, पहले तो हमने क्या किया कि पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट इनकम हमने लिखा, ये इनडायरेक्ट मेथड है। नेट इनकम लिखा हमने 35,000 का। एडजस्टमेंट्स कौन सी हुए हैं, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। जब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली हमें पैसे जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में पे करने पड़ते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्रेडिट सेल्स जो है वो बढ़ गई है, ये 30,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये माइनस करेंगे। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल 15,000 ये प्लस होंगे। इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल ये 4,000 ये प्लस होंगे। तो 35,000 में उसमें से 30,000 माइनस करेंगे, 25,000 माइनस करेंगे, और फिर ये दोनों चीजें प्लस करेंगे। तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा
तो इनका जो टोटल बनता है वो 36,000 बनता है। तो 35,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो जो नेट कैश फ्लो हमें मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो 1,000 का मिला है। सो इज इट क्लियर बेटा? डू यू हैव क्वेश्चन ऑन दिस? No, sir. क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखें इसका मकसद ये है कि मतलब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, जो नेट कैश फ्लो है वो आपको माइनस में भी मिल सकता है, वो प्लस में भी मिल सकता है। ओके, तो अब दूसरा मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैश रिसिप्ट्स जो हैं फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, फ्रॉम रिसिप्ट्स। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो पहले कैश रिसिप्ट्स करेंगे। कैश रिसिप्ट्स में से कैश पेमेंट्स माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमें नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगी। ठीक है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स प्लस डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। द रिलेशनशिप्स अमंग कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड चेंजेस इन अकाउंट रिसीवेबल इज, ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से होगा। ये सिंपल है, आपकी मर्जी है कि आप जो है वो इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं या डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। अब डायरेक्ट मेथड को भी समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से हमें जो कैश सेल्स मिले हैं, कैश रिसिप्ट मतलब कैश सेल्स, कैश सेल्स जो हमें मिली है वो 120,000 की मिली है। ठीक है, मतलब 1,20,000 के हमने कैश सेल्स किए हैं। कैश पेमेंट्स, सप्लायर को कितनी पेमेंट की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कितनी पेमेंट्स की हैं और इनकम टैक्स कितना दिया है हमने, 1,21,000। तो बैलेंस जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 1,000 का बैलेंस मिला है। देखिए आंसर दोनों मेथड्स में एक ही आ रहा है। आप डायरेक्ट मेथड यूज करें या इनडायरेक्ट मेथड यूज करें। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, तो स्टेप 3 है डिटरमिन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो दूसरे मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनके हमने नेट कैश जो है वो नेट कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में अगर आप जो है वो मकसद कि आप जो है वो अगर नेट कैश कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि study the balance sheet to determine changes in investment in long-term assets, changes in each short-term investment unless incorporated as part of case definition and along। ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे कि भाई जो आपके पास बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को जो है आप स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि चेंजेस कौन सी आई हैं। ओके, study the balance sheet to determine changes in non-current liabilities and owners equity। ठीक है, changes in each non-current account are analyzed using selected transaction data to determine the effect if any the changes had on cash। ठीक है, तो यहाँ देखें कि एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है। और ये तो क्लियर है कि भाई हमें 1,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक क्लियर था, ये वाला जो है हमें क्लियर था। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्लियर था। ठीक है, ये जो 1,000 हमें मिला था। अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ये क्लियर करना है। जब हम परचेज करते हैं, इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो इक्विपमेंट परचेज करने के लिए हमें कैश जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब जब हम इक्विपमेंट कोई भी आप मशीन परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, द कैश मूव्स आउट ऑफ योर बिजनेस। जब मूव होता है तो डेफिनेटली दिस इज कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मींस माइनस एंड कैश इनफ्लो मींस प्लस। ठीक है,
तो डेफिनेटली जो भी चीजें कैश इनफ्लो में आएंगी वो प्लस करेंगे, जो कैश आउटफ्लो में आएंगी वो हम माइनस करेंगे। तो इसमें दूसरी कोई चीज है नहीं यहाँ, अगर होगा तो ये प्लस माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में एक ही चीज है, तो हमने 10,000 जो माइनस के एज इट इज हमने लिख दिए हैं। और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कॉमन शेयर हमने शेयर होल्डर को इशू किए और हमें कॉमन शेयर के जो है वो हिसाब से हमने 60,000 शेयर होल्डर से कलेक्ट किए हैं। ये हमारा कैश इनफ्लो है, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें जो है वो शेयर्स के बदले पर शेयर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 60,000 हमें मिले हैं और हमने 15,000 के डिविडेंड दिए हैं प्रीवियस शेयर होल्डर्स को। तो जो हमारा नेट कैश है प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो हमारा है 45,000। ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है कि अब सिंपल है कि आपको जो है वो नेट इंक्रीज इन कैश जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये वेरी सिंपल है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली ये चीजें देखनी है। एक तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये वाला अमाउंट, और दूसरा नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ये वाला अमाउंट, और नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये वाला अमाउंट। इन तीनों को प्लस माइनस करना है। तो 1,000 ये माइनस के हैं, 10,000 ये माइनस के हैं, तो ये 11,000 माइनस के हुए, 45,000 प्लस के हैं। तो 45,000 में से ये 11,000 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट जो मिलेगा वो ये मिलेगा 34,000। ये 34,000 क्या है, ये नेट इंक्रीज इन कैश है। अगर यहाँ माइनस में अमाउंट मिलता तो हम यहाँ लिखते नेट डिक्रीज इन कैश, यहाँ लिखते नेट डिक्रीज इन कैश। ठीक है। तो अब यहाँ एंड अप नहीं हुआ। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अगर ये यहाँ लिखा होता, सपोज करें 3,000 प्लस में लिखा होता, तो 35,000 3,000 एड अप करते तो 37,000 हमारा एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश मिलता हमें। मगर यहाँ जीरो है तो इसको जो है वो इन्होंने प्लस किया है, वो तो 34,000 हमें एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश मिला है। तो यही अमाउंट जो है ये इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। इसको क्या कहते हैं, फ्री कैश फ्लो। दिस फ्री कैश फ्लो इज यूज्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ये जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में भी वही चीजें हैं, मगर ये है कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड में एक चीज जो मतलब जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ चेंजेस आती हैं, बाकी सारी चीजें वही होती हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो है वो हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिखते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट इनकम लिखते थे पहले और उसमें से जो है वो माइनस प्लस कर लेते थे। मगर डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ हम कैश रिसिप्ट्स लिखते हैं और कैश पेमेंट्स लिखते हैं, दोनों चीजें लिखते हैं। ठीक है। तो कैश रिसिप्ट्स वो चीजें हैं जो आप कैश में सेल कर रहे हैं। कैश पेमेंट्स वो चीजें हैं जो आप किसी भी जो है वो स्टेक होल्डर को आप जो है वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। कैश फ्लोज टू एवेल्युएट कंपनी। कंपनी को एवेल्युएट करने के लिए कैश फ्लो जो है वो क्यों जरूरी है? लिक्विडिटी के लिए हम यूज करते हैं कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज करते हैं और सॉल्वेंसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। दीज रेशियोज आर